Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you'll be fine. Think new syllabus. Mathematics book 1, chapter number 2, fractions के अंदर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2B। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप इसको गौर से देखेंगे इंशाल्लाह इट विल बिकम क्लियर टू यू, ठीक है। तो here we have four friends Li-Ting, Wasim, Yasir and Nadia who shared a gift for their friend। ठीक है, चार बच्चे मिलकर एक गिफ्ट खरीद रहे हैं and Li-Ting paid 1/4 of the cost of the gift। जब आपके पास कोई क्वांटिटीज आया करें तो उसको आप मार्क कर लिया करें। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट। अब इन्होंने क्या किया है, इन चारों ने मिलकर उस कॉस्ट को, जो गिफ्ट की कॉस्ट है, उसको शेयर कर लिया, लेकिन इक्वली शेयर नहीं किया। नहीं तो हम क्या करते, जो टोटल हमारे पास अमाउंट होता उसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देते। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि सबने अलग अलग अमाउंट पे की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ली टिंग की, तो ली टिंग ने कितना अमाउंट पे किया है। तो हमसे कह रहे हैं ली टिंग पेड 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट, यानी कॉस्ट का 1/4 पे किया। और याद रखो, जब भी ऑफ आता है किसी भी क्वांटिटी के साथ, दो क्वांटिटीज के बीच में ऑफ होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी टोटल कॉस्ट जितनी भी होगी उसका हम 1/4 करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं वसीम पेड 1/6 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गिफ्ट, जबकि वसीम ने टोटल कॉस्ट का 1/6 पार्ट, यानी 6 पार्ट्स किए जाएं तो उसमें से एक पार्ट वसीम ने पे किया। तो आप देख सकते हैं 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6। इसका मतलब है ली टिंग ने वसीम से ज्यादा पे किया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बनता कि ये 1/4 क्यों ग्रेटर है। ये आप लोग ये वाली चीज अच्छी तरह से सीख कर आ चुके हैं कि दो फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ये दोनों यूनिट फ्रैक्शंस हैं, दोनों के जो न्यूमरेटर्स हैं 1 है, और यूनिट फ्रैक्शंस के अंदर जो जितना भी बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो उतना छोटा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं इफ यासिर पेड 3/7 ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट। तो अब यहाँ पर अगर हमें रिमेनिंग कॉस्ट निकालनी है और हमसे कह रहे हैं कि जो बाकी बच रहा है उसका जो है 3/7 यासिर ने पे किया, तो अब हमें इसके लिए रिमेनिंग पता होना चाहिए। और रिमेनिंग हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जब भी टोटल ना बताया जाए तो टोटल को हम 1 कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं 1 में से 1/4 और 1/6 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम रिमेनिंग की तरफ जाएं, सबसे पहले हम डेटा यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो यासिर की अगर हम बात करें कि यासिर ने कितना पे किया, यहाँ पर आप डेटा में लिख सकते हैं कि ही पेड 3/7 ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट। यहाँ पर ऑफ द कॉस्ट नहीं लिखोगे, बल्कि यहाँ पर ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं नादिया पेड, अच्छा नादिया का फ्रैक्शन नहीं बताया इन्होंने, नादिया का एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया, दैट इज $16। अब टोटल का इन्होंने हमें नहीं बताया, तो हम यहाँ यहीं से अपनी जो है वो वर्किंग्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच डिड द गिफ्ट कॉस्ट, और टोटल इन्होंने हमसे पूछा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पर क्या है, द गिफ्ट, द कॉस्ट ऑफ गिफ्ट, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इन दोनों का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि ली टेंग और वसीम ने मिलकर कितना पे किया, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय ली टेंग एंड वसीम, सही है। सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए सिंपल है, आप 1/4 जो फ्रैक्शन लीडिंग का है वो लेंगे और जो फ्रैक्शन वसीम का है वो लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 12 आता है, तो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। और अगर आपको ये डिफिकल्ट मेथड लगता है तो आप सिंपली 4 को 6 से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके अपने फ्रैक्शंस को सेम बना लो, ठीक है। तो लेकिन मुझे यहाँ पर पता है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब भी मेरे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक मेथड है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/12, यानी टोटल अमाउंट के अगर हम 12 यूनिट्स करें तो उसमें से 5 यूनिट्स ली टिंग और वसीम ने मिलकर पे कर दिया है, ठीक है। तो जब ये बात हमें पता चल गई कि इन दोनों ने मिलकर 5/12 यूनिट्स पे किए हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने होंगे,
वो हमने 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये फ्रैक्शंस की बात हो रही है अभी। तो रिमेनिंग कॉस्ट हमेशा निकालने के लिए 1 में से जो आपका टोटल हो, टोटल फ्रैक्शन, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 5/12 आपके पास क्या आएगा, 7/12। यानी अब जो ये अमाउंट बच रहा है, ये यासिर और नादिया ने मिलकर पे किया है। तो अब इसमें से यासिर ने कितना पे किया है, अब हम यासिर का अमाउंट निकालेंगे। तो यासिर ने पे किया था 3/7 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज 3/7 ऑफ 7/12। ठीक है, अब इसका मतलब है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 7/12। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन 7 को मैं 7 से कट करूंगी, 3 को मैं 12 से कट नहीं करूंगी। ऑल्दो 3 और 12 भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं, और ये मैं क्यों नहीं कर रही, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तीनों का फ्रैक्शंस। कि यहाँ पर हमें ये बात पता चल चुकी है कि ली टिंग ने कितना पे किया, 3/12, और वसीम ने कितना पे किया, 2/12, और यासिर ने कितना पे किया, 3/12। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक मॉडल बनाएं जिसमें हम टोटल 12 यूनिट्स करते हैं, तो यहीं से हमें ये पता चल जाएगा कि नादिया ने कितना पे किया होगा। ठीक है, और अब आपको शायद समझ भी आ गई होगी ये बात कि मैंने ये 12 और 3 को सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया था, ताकि मेरे पास जो टोटल यूनिट्स हैं वो सबके आइडेंटिकल रहें। और इस तरह से जब हम मॉडल बना के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो सेम डिनोमिनेटर्स हैं वो हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं। अभी मेरे पास टोटल 12 यूनिट्स हैं, इसमें से 3 यूनिट्स हैं लीटिंग के। ठीक है, उसके बाद इसमें से 2 यूनिट्स हैं हमारे पास वसीम के। ठीक है, और फिर यासिर के भी हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। तो बाकी जितने पैसे हैं वो सारे के सारे किसके होंगे, वो सारे के सारे नादिया के होंगे। ठीक है, तो ये नादिया की हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ रहा है, 4/12। ये मॉडल से हमें ये बात पता चल चुकी है। अब मजे की बात ये है कि नादिया का हमें फ्रैक्शन भी पता चल चुका है, और नादिया का हमें टोटल अमाउंट भी पता था। यहां से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि जहां पर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स अगेंस्ट टोटल अमाउंट पता चल जाता है, वहां हम इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रख के पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आप लोगों को, इसको बड़े गौर से समझ लेना। ठीक है, देखो यहाँ तक जो हमने बात की थी 5/12 यूनिट्स की, ये 2 लोगों की बात थी, वसीम और ली टेंग। इन दोनों ने मिलकर जो पैसे अदा किए थे, इट वॉज 5/12 ऑफ द टोटल कॉस्ट। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग कॉस्ट है 7/12, इसके 2 हिस्से हुए हैं, और इसमें से आधे यासिर ने पे किए हैं और बाकी जो बच रहे हैं वो नादिया ने पे किए हैं। अगर 7/12 का 3/7 यासिर ने पे किया है, तो 3/7 का बाकी हिस्सा कितना बचता है, 1 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 4/7। इसका मतलब है कि नादिया पेड, नादिया का आप यहाँ से अगर फ्रैक्शन की बात करें, और फ्रैक्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये नादिया के हमें यूनिट्स पता लगाने हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4/7 ऑफ 7/12 नादिया ने पे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप 7/7 कट करोगे और आपके पास आंसर आएगा 4/12। इसका मतलब है कि नादिया ने पे किए हैं 4 यूनिट्स। ठीक है, या तो आप नादिया के यूनिट्स इस तरह से निकाल सकते हो, और आप या नादिया के यूनिट इस तरह भी निकाल सकते हो कि अब आपको बाकी तीनों के टोटल अमाउंट्स पता चल चुके हैं। ठीक है, और तीनों के यूनिट्स बराबर भी हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, 1 होल में से आप माइनस कर लो। यहाँ पर सबसे पहले लीडिंग का 3/12, फिर माइनस कर लो, आपके पास है 2/12, यानी डायरेक्ट आप 5/12 भी माइनस कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मजीद आपको पता चला यासिर का टोटल में से 3/12 बनता है। तो 3 + 3 + 2 इज 8/12। तो 1 से जब आप तीनों को माइनस करोगे, तो आपके पास यहाँ पर आंसर खुद ब खुद 4/12 आएगा। तो चाहे आप ये वाला मेथड कर लो और चाहे आप ये वाला मेथड कर लो, दोनों मेथड सेम है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि जो 3/7 हमने यूनिट्स अलग किए थे 7/12 का, तो वो यासिर का अमाउंट था। तो बाकी कितना बच रहा है, 4/7 ऑफ 7/12, तो वो नादिया का होगा। तो यहाँ से हमें यासिर का टोटल अमाउंट पता चल गया 3/12, और फिर वहां से हमें 4/12 नादिया का पता चल गया। और या फिर हम क्या करें,
कि टोटल कॉस्ट हमारे पास 1 यूनिट है, ठीक है। तो 1 में से हम बाकी तीनों के जो फ्रैक्शंस हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा वो नादिया का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बस आपका क्वेश्चन अब एंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नादिया के जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आपके पास 4 हैं, और वो बराबर हैं कितने डॉलर्स के, $16 के, क्योंकि नादिया का अमाउंट हमें इन्होंने बताया हुआ है। इसका मतलब है कि हर यूनिट बराबर होगा 16/4, यानी $4 के, ठीक है। अब ये हमारे पास जब आंसर आया तो हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, हमने शुरू में ही 12 कर लिया था कि 12 हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 4 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास $48। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल गिफ्ट की जो अमाउंट है वो $48 है। और अगर अब आप चाहें तो अपने आंसर को आप चेक कर सकते हैं कि 48 का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो वो 12 बनेगा, यानी ली टेंग ने $12 पे किए, ठीक है। ये वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी वसीम ने 1/6 ऑफ $48 पे किया, तो वसीम का अमाउंट कितना बनेगा, 1/6 को मल्टीप्लाई करो 48 से, ठीक है। हाँ, 1/6 को 48 से मल्टीप्लाई करो, यानी 48 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा $8। यानी ली टेंग और वसीम ने मिलकर 12 और 8 $20 पे किए हैं। अभी भी हमारे पास $28 बच रहे हैं। फिर यासिर ने कितने पे किए थे, तो यासिर का अमाउंट भी हमारे पास 3/12 आया था, यानी कि हमारे पास वसीम के बराबर था, सॉरी ली टेंग के बराबर था, एग्जैक्टली ली टेंग के बराबर था। तो इसका मतलब है कि यासिर ने भी $12 पे किए हैं, और बाकी हमें इन्होंने बताया हुआ है कि नादिया ने $16 पे किए हैं। आप इन सबको जब प्लस करके चेक करोगे तो आपके पास आंसर खुद ब खुद 20 हमने पहले ही निकाल लिया था, 20 + 30 + 40, 40 + 6 + 2 48 होता है। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है कि टोटल इन लोगों ने $48 गिफ्ट के पे किए, ठीक है। चले जी, अर्लियर वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहे हैं अ फिगर इज मेड अप ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, ठीक है। एक फिगर आपके पास बनाई गई है 2 रेक्टेंगल्स की मदद से, विच आर ABCD एंड PQRS। ये 2 फिगर्स हैं, 2 रेक्टेंगल्स हैं, और इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया है सर्टेन पॉइंट पर, और इन दोनों की मदद से एक कॉम्पोजिट फिगर बनी है, ठीक है। 1/8 ऑफ ABCD, ABCD जो आपके पास पूरा रेक्टेंगल है इसका 1/8 पार्ट, ठीक है, यानी पूरे रेक्टेंगल का 1/8 पार्ट ओवरलैप्स, ये ओवरलैप कर रहा है, ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये इस पूरे रेक्टेंगल का 1/8 पार्ट है, ठीक है। इस पूरे रेक्टेंगल का 1/8 पार्ट है, यानी इसके अगर हम टोटल 8 पार्ट्स करें तो यहाँ पर आप इसको करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये बन गए टोटल 8 पार्ट्स। तो इसमें से एक पार्ट बनता है ये शेडेड पार्ट, जो ओवरलैप कर रहा है दूसरे रेक्टेंगल के साथ। तो ये ओवरलैप कर रहा है विद 1/5 ऑफ PQRS। दूसरी तरफ ये हमसे कह रहे हैं कि ये जो आपके पास PQRS रेक्टेंगल है, ये जो ओवरलैप कर रहा है, तो ये ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ PQRS, ये टोटल PQRS का 1/5 पार्ट बनता है। यानी अगर ABCD रेक्टेंगल की बात की जाए तो ABCD का सिर्फ 1/8 पार्ट बन रहा है, लेकिन अगर PQRS के हम इक्वल पार्ट्स करें, 5 इक्वल पार्ट्स, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। एक पार्ट हमने यहाँ पर, तो ये बनेगा यहाँ पर 1/5 पार्ट। टोटल 5 पार्ट्स में से एक पार्ट ये बन रहा है, ठीक है। और इसको भी अगर आप जो है वो टोटल इसका वो एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये भी 1/5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/8 है सारे पार्ट्स, क्यों, क्योंकि सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, और टोटल 8 पार्ट्स बने हैं रेक्टेंगल ABCD में, और रेक्टेंगल PQRS के अंदर हमारे पास 5 जो है वो पार्ट्स बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ओवरलैपिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ ABCD। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/8 ऑफ ABCD बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना, 1/5 ऑफ PQRS, ठीक है।
यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से आपने बिल्ड करनी है, ठीक है, कि ये हमारे पास जो ओवरलैपिंग पार्ट है, अगर ये दोनों का सेम आ रहा है, तो एक तरफ अगर ये एक रेक्टेंगल का 1/8 पार्ट है और दूसरी तरफ एक रेक्टेंगल का ये 1/5 पार्ट है, तो ये दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं इफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पर बता रहे हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यानी कि इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया आपको बता रहे हैं। लेंथ और ब्रेथ नहीं बताइए आपको, लेकिन इसका एरिया आपको बता दिया कि अगर 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। आपको इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि एक कॉम्पोजिट फिगर आपके पास बन रही है, यानी कि इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि इसमें एक पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास अगर हम इस तरह की फिगर बनाए तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। कुछ इस तरह का की शेप होगी जिसका एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एरिया हमें इसका कैलकुलेट करना है, सही है। अब इसके अंदर क्या मसला क्या है कि अगर हम यहाँ पर इस वाले पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें, ठीक है, पी क्यू आर एस का, इसका तो हमें एरिया इन्होंने बताया वही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें ए बी सी डी का एरिया भी पूरा पता चल जाए, तो यहाँ पर तो ओवरलैपिंग हो रही है, दो मर्तबा एक चीज का एरिया आ जाएगा, और हमें सिर्फ एक मर्तबा चाहिए क्योंकि हमें इस शेप का एरिया चाहिए। इसमें हमने क्या करना है, अगर आप इन दोनों रेक्टेंगल्स को अलग अलग करोगे, आपके पास ये दोनों शेप्स बनेंगी, ठीक है। अगर इन दोनों का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करते हो, इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, इसको A1 कर लो, इसको A2 कर लो, तो इसमें क्या होगा कि आप जब दोनों को प्लस करोगे तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ना आपके पास, ये दो मर्तबा आ जाएगा, ठीक है। और हमें ये एक मर्तबा चाहिए क्योंकि हमें इस फिगर का एरिया चाहिए, हमें दोनों रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया नहीं चाहिए। इस चीज को आपने यहाँ पर समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एरिया ऑफ ABCD पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि इसके अंदर अगर मैं देखो, यहाँ पर आप इस चीज को समझो कि अगर हम इस वाले एरिया की बात करें, इस वाले रेक्टेंगल की, ए PQRS, ठीक है, इसका एरिया हमें कितना बताया हुआ है, A2, इन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये है हमारे पास 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया भी अगर हम पूरा निकाल लेते हैं, A2, तो उसके बाद हमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, A1, इसके अंदर से ये जो जितना एरिया हमने दो मरतबा कैलकुलेट कर लिया है, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास अल्टीमेटली जो एरिया आएगा वो इस शेप का आ जाएगा। मुझे बेसिकली एक तरफ पूरी शेप का एरिया चाहिए और दूसरी तरफ मुझे इस शेप का एरिया चाहिए। तो ये जितना पार्ट है, जो ओवरलैपिंग पार्ट है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं टोटल एरिया ऑफ ABCD में से, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा वो A1 का होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या एरिया फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड फिगर, ठीक है, या सिंपल आप कह सकते हो एरिया ऑफ गिवन फिगर, ठीक है, एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो ये जो एरिया ऑफ गिवन फिगर है ये हमारे पास आएगा कैसे, ये हमारे पास आएगा टोटल एरिया ऑफ A1 प्लस टोटल एरिया ऑफ A2 माइनस ये जो ओवरलैपिंग आपके पास पार्ट है, ठीक है। इसको आप कह दो A3, इसको कह दो A3। इसमें से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास जो एरिया बचेगा वो इस पूरी शेप का होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि A1 का एरिया तो हमारे पास है, तो हम इसको कह देते हैं कि, सॉरी, A2 का एरिया, ये हमारे पास A2 है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है ABCD का, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमने एरिया कैलकुलेट करना है A1, यानी एरिया ऑफ
ABCD। ठीक है, अब देखो उसके लिए जो हमने सबसे पहली इक्वेशन बनाई थी उसको हम यूज करेंगे, और इसके अंदर सिर्फ एक चीज अननोन है। जब एक चीज अननोन हो किसी इक्वेशन में से, तो उसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज को पुट करके अननोन की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। ठीक है, अब ये गौर से देखो, 1/8 ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ PQRS। ठीक है, यानी इन दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। ABCD का जो 1/8 पार्ट है और PQRS का जो 1/5 पार्ट है वो सेम शेप है, वो सेम चीज है। ठीक है, इसीलिए वो जो जब वो सेम चीज है तो दोनों बराबर होंगे। तो 1/8 ऑफ ABCD मतलब 1/8 ABCD इज इक्वल्स टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 30। PQRS का एरिया हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ABCD इज इक्वल्स टू 13/5, और यहाँ पर 8 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके देखो, इस तरह से हम आसानी के साथ ABCD का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है, 105 अपॉन, सॉरी 104/5। ये हमारे पास एरिया आ गया ABCD का, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ A1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया ऑफ A1 भी है, आपके पास एरिया ऑफ A2 भी है। अब आप एरिया ऑफ A3 तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ A3 आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ A3 बराबर है 1/5 ऑफ PQRS, चाहे आप इससे कैलकुलेट करो और चाहे आप 1/8 ऑफ ABCD से कैलकुलेट करो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो PQRS भी अब आपको पता है। PQRS आपके पास कितना है, 13, 1/5 ऑफ 13 ये बराबर है 1/8 ऑफ ABCD का एरिया कितना है, 104/5। ठीक है, देखो मैं ये इसलिए दोनों से कर रही हूँ, आप किसी भी एक से करोगे आपका आंसर ठीक आएगा। मैं ये दोनों से करने का मकसद ही यही है कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। 1/5 ऑफ 13 का मतलब है 13/5। ठीक है, और यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 8 1 8, 8 × 13 इज इक्वल टू 104। कैसा, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर भी 13/5 आ गया, और ये किसका एरिया है हमारे पास, A3 का। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे और इसको पुट करेंगे वैल्यूज को और अपना आंसर निकाल लेंगे। हमारे पास फिर से समझ लो अच्छी तरह से, दो रेक्टेंगल्स हैं, लेकिन अगर हम दोनों का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी और हमें ओवरलैपिंग नहीं करनी। इसलिए यहाँ पर हम जो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे कि एक तरफ से एक पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरी तरफ से जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो सिर्फ इस पूरी फिगर का बचेगा, जिसमें इस वाले पार्ट का एरिया सिर्फ एक मर्तबा ही आएगा। ठीक है, अगर दोनों का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके प्लस करोगे और इसको माइनस नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आपने इस वाले पार्ट का एरिया इस शेप के अंदर इस आंसर में दो मर्तबा कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल A1 प्लस A2 माइनस A3 कर देंगे। A1 कितना है हमारे पास यहाँ पर, 104/5। A2 कितना है हमारे पास यहाँ पर, A2 हमें बताया हुआ है इन्होंने 13, और A3 कितना है हमारे पास यहाँ पर, अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 13/5। सही है, अब ये दो डिनोमिनेटर्स आपके ऑलरेडी सेम है, यहाँ पर 1 लगाकर मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, ये भी आपके पास बन जाएगा 104 प्लस 65 माइनस 13/5। सिंपल। ठीक है, तो 104 प्लस 65 इक्वल्स टू 169, और 169 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 156।
और ये हो गया हमारे पास आंसर। अब आप इसको चाहो तो मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास आंसर आएगा 5 3s are 15, 5 1s are 5, 31 होल 1/5 इज योर फाइनल आंसर। यानी इस फिगर का जो एरिया आपके पास आ रहा है दैट इज 31 होल 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।